एक जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य में एक बादशाह रहता था। उस बादशाह की सिर्फ एक बेटी थी। बेटा कोई नहीं था। बादशाह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। एक बार क्या हुआ कि उसकी बेटी, जिसका नाम गुलनार शहजादी था, बहुत बीमार पड़ गई। हजारों वैद्यों को दिखाया गया, हजारों दवाएं खिलाई गई, कोई फायदा नहीं हुआ। गुलनार शहजादी बिल्कुल पीली पड़ गई। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि बेचारी का उठना बैठना मुश्किल हो गया। किसी की समझ में नहीं आता था कि आखिर इतनी प्यारी, इतनी तंदुरुस्त गुलनार शहजादी को कौन सी बीमारी हो गई है। एक रोज एक समझदार मंत्री ने बादशाह की सेवा में कहा, बादशाह सलामत, अगर आज्ञा हो तो कुछ कहो। शहजादी की बीमारी एक चीज से दूर हो सकती है। बादशाह ने पूछा, हजारों वैद्य इलाज कर करके थक गए हैं, मेरी बेटी को फायदा नहीं हुआ, वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अब ये तुम कौन सा अजूबा लाए हो जो मेरी बच्ची को ठीक कर देगा। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि जिस किसी की बीमारी लाइलाज हो जाए, उसे जादू का आम खिलाया जाए, पल भर में वह भला चंगा हो जाएगा। बादशाह हैरान हुए तो हुए, सारे दरबारी मुंह में उंगली दबाकर रह गए। आम, और वह भी जादू का, यह भला कहाँ मिलेगा। बादशाह ने कहा, मंत्री, तुम पागल तो नहीं हो गए। है आम, और वह भी जादू का, कहाँ मिलेगा, जरा यह भी बता दो। मंत्री ने डरते डरते कहा, बादशाहो सलामत, आपके राज्य में एक पंडित जी रहते हैं। वो बहुत गरीब है, मगर बड़े ही नेक और लोगों की मदद करने वाले इंसान हैं। उनके यहां कोई बच्चा नहीं है, बस वो पति पत्नी है, और अपना दिल बहलाने के लिए, घर में रौनक रखने के लिए उन दोनों ने एक तोता पाल रखा है। ये तोता एक खास नस्ल का है, बिल्कुल आदमियों की तरह बातें करता है। मैंने एक बार सुना था कि एक आदमी बहुत बीमार हो गया था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पंडित जी के तोते ने उसके घर वालों को किसी जड़ी बूटी का नाम बताया था। वो जड़ी बूटी बड़ी मुश्किल से मिली, मगर जब उसको पीसकर मरीज को पिलाया गया तो वो 2 दिनों में भला चंगा हो गया। अब ये लगता ही नहीं कि कभी वो इतना बीमार था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। बादशाह यह सुनकर सोच में पड़ गया। अगर पंडित जी को भी बुलाकर सलाह कर ली जाए। उसने आदेश दिया, ठीक है, तुम जाओ और पंडित जी को बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ मेरे पास लाओ। मंत्री फौरन पंडित जी के घर पहुंचा। वो दोनों पति पत्नी घबरा गए। सीधे साधे लोग थे, डरने लगे। मंत्री जी, क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो हमें दरबार में बुलाया गया है। मंत्री ने उन्हें तसल्ली दी, भरोसा दिलाया, नहीं, कोई बात नहीं है पंडित जी। बादशाह सलामत ने आपको गुलनार शहजादी के इलाज के लिए बुलाया है। मगर मैं कोई वैद्य तो नहीं, पंडित जी ने कहा। हाँ, प्रार्थना जरूर कर सकता हूं। असल बात यह है पंडित जी, हमने सुना है आपके पास एक ऐसा तोता है जो बड़ी से बड़ी बीमारी की दवा बताकर दूर कर देता है। पंडित जी अब वाकई डर गए। कहीं ऐसा न हो बादशाह सलामत उनके तोते को उनसे ले ले। उस तोते को उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार से पाला था और बच्चों की तरह उसको चाहते थे। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मंत्री ने कहा, आप घबराइए नहीं, आपका तोता आप ही के पास रहेगा। बस आप ये कीजिए, शहजादी का हाल बताकर उससे दवा पूछ लीजिए। मैंने बादशाह सलामत को वादा दिलाया है कि तोते की बताई दवा से शहजादी ठीक हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो बादशाह सलामत आपके घर को सोना, चांदी और हीरे मोती से भर देंगे। नहीं मंत्री जी, हमें सोना, चांदी और हीरे मोती नहीं चाहिए। हमें जो कुछ हमारे भगवान ने दिया है, हम उसी में खुश हैं। हीरे मोती लेकर हम क्या करेंगे। ना कोई बाल बच्चा और ना कोई और जिम्मेदारी। हमारे लिए यह दौलत बेकार है। हाँ, अगर शहजादी हमारे तोते की बताई दवा से ठीक हो गई तो हम हाजिर हैं। चलिए बादशाह सलामत के दरबार में हमें ले चले। मंत्री पंडित जी को बादशाह के दरबार में लेकर आया। बादशाह ने पंडित जी को बड़ी इज्जत के साथ अपने बराबर बिठाया और उनसे अपनी परेशानी बताई। पंडित जी, सारे इलाज कर चुका हो, शहजादी गुलनार ठीक नहीं होती। भगवान के बाद बस अब आपका सहारा है। सुना है आपका तोता किसी जादू के आम के बारे में बताता है कि अगर वह किसी मरीज को खिला दिया जाए तो चाहे जितना भी खराब हाल हो, उसको सेहत मिल जाती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं।
पंडित जी ने कहा, महाराज, मेरी जान भी शहजादी के काम आ जाए तो हाजिर है। मैं अपने तोते से पूछता हूं और आपको बताता हूं। पंडित जी बादशाह के दरबार से उठकर अपने घर आए। उनकी पत्नी सावित्री बेचारी बहुत परेशान थी। बार बार आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती। पंडित जी को आते देखा तो भगवान का शुक्र अदा किया। पंडित जी ने उन्हें बताया कि बादशाह ने उनको क्यों बुलाया था। से अपने तोते के पास गई और उससे पूछा, मिट्ठू मियां, शहजादी गुलनार बहुत बीमार है, उसके लिए दवा बताओ। तोता मिर्च खा रहा था। गोल गोल आंखें घुमाकर बोला, शहजादी की दवा कोहे काफ में जादू के पेड़ पर लगे जादुई आम में छुपी है। बादशाह सलामत उस आम को मंगवाकर शहजादी को खिलाएं तो शहजादी चटपट बिस्तर से उठ खड़ी होंगी। पंडित जी लाठी टेकते हुए आए और पूछने लगे, मेरे अच्छे मिट्ठू, ये तो बता दो, ये जादुई आम कैसे मिलेगा? कोहे काफ तो यहां से कोसों दूर है, कौन ला सकेगा जादुई आम? तोते ने कहा, बादशाह सलामत के पास हजारों बहादुर और वफादार आदमी है, कोई न कोई उस आम को ले ही आएगा। पता मैं बता दूंगा। ठीक है मिट्ठू मियां, तुम पता बताओ, पंडित जी ने कहा। तोता मिर्च खाना छोड़कर दाहिने पंजे से अपना गोल गोल सिर खुजलाता हुआ बताने लगा, जब मैं अपने माँ बाप के साथ था और मुझे पंछी पकड़ने वाले ने पकड़ा नहीं था, तो मैं बाबा तोते और माँ तोती के साथ झुंड में शामिल होकर लंबी लंबी उड़ानें भरा करता था। आप जानते हैं, हम तोतों को आम बहुत पसंद है। हम सब आमों के बागों की तलाश में उड़ा करते थे। उड़ते उड़ते कोहे काफ की तरफ जा निकले। वहां हमने देखा कि एक आम का बाग ऐसा है जो बिल्कुल सोने की तरफ चमकता है। उसके सारे पेड़ दिन के उजाले में देखो तो आंखें चकाचौंध हो जाएं, और रात के अंधेरे में देखो तो उसकी चमक दमक में खो जाओ। हर पेड़ पर सुनहरे रंग के आम होते हैं और डालियों पर सुनहरी रंग की खूबसूरत चिड़िया फुर फुर उड़ा करती है। उन आमों का मजा न पूछिए पंडित जी, बस ये लगता है हम स्वर्ग का कोई फल खा रहे हैं। ये खासियत है कि चाहे जैसा भी मरीज हो, एक आम खा ले तो ठीक हो जाएगा। बादशाह सलामत किसी तरह एक आम हासिल कर ले तो शहजादी गुलनार की जान बच जाएगी। पंडित जी और उनकी पत्नी सावित्री ने आपस में खूब बातें की, खूब सोचा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। उन्होंने तोते से कहा, बादशाह सलामत का कोई आदमी वो आम नहीं ला सकेगा, इसीलिए कि कोई जान भी दे दे तो वहां तक उसका पहुंचना मुश्किल है। हाँ, ये तो है, तोते ने धीरे से कहा, कोई आदमी तो वहां बस सपने में ही जा सकता है, ऐसे तो नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में कई नदियां पड़ती है, अनगिनत डरावने जंगल पड़ते हैं, और आखिर में जो नदी आती है वो तो इतनी बड़ी और गहरी है और इतनी तेजी से बहती है कि उसका पार करना गोया मौत के मुंह में जाना है। उसमें हजारों मगरमच्छ रहते हैं, शार्क मछलियां रहती हैं। भला किसकी जान फालतू है कि उस नदी को पार करने का सोचे? तो मिट्ठू मियां, यह रास्ता तुम ही पार कर सकते हो, क्योंकि तुम वहां जा चुके हो। पंडित जी बोले, हाँ, मैं वहां जा सकता हूं। तोते ने कहा, क्योंकि मुझे नदी के अंदर नहीं उतरना है, उड़कर नदी को पार करना होगा। पार करना है? कई दिनों का रास्ता है पंडित जी, मगर मैं जा सकता हूं। इस बहाने में एक बार फिर जादुई आम का बाग देखूंगा और उसके आमों का मजा लूंगा, मगर इसके लिए आपको मुझे आजाद करना होगा। हाय नहीं, सावित्री जी ने सीने पर हाथ रखकर रुआसी आवाज में कहा, अगर तुम आजाद हो गए मिट्ठू बेटे, तो फिर हमारे पास वापस नहीं आओगे। लोग कहते हैं तोते बेवफा होते हैं, तुमने भी बेवफाई की तो ये समझ लो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं नहीं मां, तोते ने प्यार से समझाया, आप बिल्कुल परेशान ना हो। यह कहावत बिल्कुल गलत है कि तोता बेवफा होता है। लोग बेकार ही हमें बदनाम करते हैं। हम अपने मालिक से, अपने खिलाने पिलाने वाले से बहुत प्यार करते हैं, मगर हाँ, ये भी अपनी जगह पर सच है कि हमें अपनी आजादी से भी प्यार है। हर पंछी की तरह हम भी आजाद रहकर उड़ना चाहते हैं। पिंजरे में बंद रहकर हमारे पंख बेकार हो जाते हैं। हमें खुली हवा की बजाय पिंजरे की सलाहें मिलती हैं। बस हमारा दिल रोता है और आजादी मांगता है। हाँ खैर, ये तो है। सावित्री जी ने सिर हिलाया। चलो हम तुम्हें आजाद कर देंगे, मगर एक शर्त। पर वहां क्या है मां? तोता खुश होकर बोला, तुम दिन भर उड़ते रहना, घूमते रहना, सैर सपाटा करना, मगर रात होने से पहले हमारे पास वापस आ जाना। आराम से खाना पीना और अपने पिंजरे में सोना। सुबह हम फिर तुम्हें आजाद कर देंगे, मगर बेटा अपना ख्याल रखना,
कोई बाज, कोई कौवा, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता या कोई आदमी तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। सावित्री जी ने बड़े प्यार से तोते को पिंजरे से निकाला और उसके नरम पर सहलाने लगे। तोते ने भी टर टर करके उनके हाथों को अपनी मुलायम जुबान से छुआ और अपनी नौकीली चोंच से धीरे धीरे खुजलाया। मैं अपना ख्याल रखूंगा माँ, आप फिक्र न करें, और अब मुझे खुदा हाफिज कहें। मैं शहजादी गुलनार के लिए जादुई आम की तलाश में जाता हूं। पंडित जी और सावित्री जी ने तोते को खुदा हाफिज कहा। तोते ने अपने पर खोले, फड़फड़ाए और खुशी के मारे टेटें करता उड़ गया। शुरू में उसको कुछ परेशानी हुई। इतने दिनों की कैद की वजह से उसके पंख सुस्त पड़ गए थे। उड़ते उड़ते जल्दी थक जाता था, मगर फिर उसकी ताकत और हिम्मत वापस आती गई। बहुत से तोतों से उसकी दोस्ती हो गई। ने कहा, तुम एक नेक काम के लिए निकले हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ चलो। तुमको शायद जादू के बाग का रास्ता याद न रहा हो। मुझे याद है, मैं तुम्हें बताता चलूंगा। तोता बहुत खुश हुआ। एक से भले दो, वो सचमुच रास्ता भूल गया था। अब यह बुजुर्ग तोता जो साथ हुआ तो उसके दिल को बड़ी ढास मिली। वो दोनों दिन भर सीधी दिशा में उड़ते, थक जाते तो किसी पेड़ पर बैठ जाते, कुछ खाते पीते, आपस में बातें करते और फिर उड़ने लगते। कई दिन हो गए, कई नदियां पार हो गई, कई जंगलों से वो दोनों गुजरे। बहुत सी जगहों पर कई परेशानियां भी उठानी पड़ी। कभी बिल्ली ने सताया, कभी किसी बाज ने दौड़ाया, कभी गिद्ध ने सताया। एक बार तो वो एक मैदान में लगाए गए जाल से बाल बाल बचे। चिड़िया पकड़ने का जाल चिड़ियों और तोतों को पकड़ने के लिए लगा रखा था। तोता भूखा था। उसने गेहूं और मक्के के दाने बिखरे देखे तो पेड़ से उड़ा कि उन दानों को खाए। मगर बुजुर्ग तोता चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं, नीचे न उतरना, यह दाने शिकारी ने फैलाए हैं, तुम जाल में फंस जाओगे। तोता जल्दी से फिर शाख पर बैठ गया। बुजुर्ग तोते ने ठीक कहा था। देखते ही देखते कई चिड़िया दाना खाने उतरी और जाल में फंस गईं। वह फड़फड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, और शिकारी हंस हंस कर जाल समेट रहा था। भगवान का शुक्र है मैं बच गया। तोते ने पंजे जोड़कर आसमान की तरफ चोंच उठाई। मेरे बुजुर्ग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह वह बुजुर्ग तोता उसको सबक पढ़ाता रहा और बहुत सी मुश्किलों से बचाता रहा। एक बार उससे और भी गलती होने जा रही थी। वह प्यासा था। पानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। एक जगह एक गड्ढे में उसने कुछ पानी देखा तो बेताब होकर गड्ढे के ऊपर उतर गया, और जैसे ही चाहा चोंच डुबोकर पानी पिए, बुजुर्ग तोते ने डांटा, खबरदार, पानी ना पीना। देखते नहीं, गड्ढे के चारों तरफ कितनी चींटियां और मक्खियां जमा है। मुझे यह पानी सही नहीं लगता। पता लगाना पड़ेगा यह गड्ढा किस तरह के पानी से भरा है। मगर मुझे बहुत प्यास लगी है बड़े बाबा, तोते ने कहा। चलो थोड़ा आगे, जरूर साफ सुथरा ठंडा पानी का झरना मिलेगा। आओ देखें इस पानी का रहस्य क्या है। और उस वक्त तोता बुजुर्ग तोते की समझदारी पर झूम झूम उठा जब उसने देखा कुछ ही दूर पड़ा एक बड़ा भयानक मोटा ताजा अजगर मरा पड़ा है। वो इतने दिन का मरा हुआ था कि उसका शरीर गलने लगा था, और गड्ढे वाला पानी उसके शरीर से बह बहकर इकट्ठा होने वाला पानी था। देखा, अगर मैं न रोकता तो तुम यह पानी पी लेते और फड़फड़ाकर दम तोड़ देते। यह सांप बेहद जहरीला सांप है। इसका जहर पलक झपकते असर करता है। बड़ा लंबा सफर है बेटा, अपने होशो हवास दुरुस्त रखो। वो दोनों कुछ दूर उड़े थे कि एक झरना नजर आ गया, चांदी की तरह, जिसका पानी चमक रहा था। झरने के किनारे जंगली बेर और रसभरी के पेड़ और झाड़ियां थीं। दोनों ने पेट भरकर बेर खाए, रसभरी के मजे लिए और जी भरकर ठंडा मीठा पानी पिया। जरा देर आराम किया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। कई दिनों के बाद बुजुर्ग तोते ने खुश होकर उसको बताया, बस अब हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। ये जंगल जिसमें हम उड़ रहे हैं जादुई बाग के बिल्कुल करीब है। इस ऊंचे घने पेड़ से कोहे काफ की सरहद शुरू होती है। अरे वाह, तोते ने ताय ताय कहकर खुशियां मनाई। हमारा सफर कामयाब होने वाला है। 2 दिन के बाद ही वो जादुई आम के सुनहरे बाग में पहुंच गए। आम के सारे पेड़ सोने की तरह धूप में जगमगा रहे थे,
और उनकी शाखों पर सुनहरी चिड़िया फुरफुर उड़ रही थी और फुदक रही थी। एक बुजुर्ग चिड़िया ने बुजुर्ग तोते को पहचान लिया। खुशामदीद बड़े भाई, बड़े समय के बाद दिखाई दिए हो। कहो, अच्छे तो हो? हाँ बहन, ठीक हूं, मगर इस समय में मेरी तोती भगवान को प्यारी हो गई। बुढ़ापे में उसका दुख उठाना पड़ा। तोते ने ठंडी सांस भर के कहा। अरे बड़ा दुख हुआ सुनकर, सुनहरी चिड़िया ने कहा। फिर पूछा, और ये कौन है? क्या तुम्हारा बेटा है? आपरा बेटा ही समझो। बुजुर्ग तोते ने तोते के सिर पर प्यार से पंजा फेरा। बड़ा नेक बच्चा है। एक मरीज लड़की के लिए इतना लंबा सफर करके उसके लिए जादुई आम लेने आया है। प्यारी बहन, क्या तुम हमारी मदद करोगी? सुनहरी चिड़िया ने कहा। भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि एक बार तुमने मेरे बच्चे को बाज की चोंच से बचाया था। अगर तुम शोर मचाकर और हिम्मत जुटाकर बाज की आंख पर पंजा ना मारते और वह घायल ना हो जाता तो मेरे बच्चे का बचना मुश्किल था। मैं उस उपकार को जिंदगी भर याद रखूंगी। मगर भैया, यहाँ का चौकीदार जंगली दानव बड़ा जालिम है। वह रोज सारे बाग में घूमकर एक एक आम गिनता है, फिर उन आमों को तोड़कर गोरी परी के पास ले जाता है। गोरी परी इस बाग की मालकिन है। रोज के रोज आमों की फसल तैयार होती है और रोज तोड़ी जाती है। सारी परियां उन आमों का ही नाश्ता करती हैं। आज वह आम गिनकर गया है। सुबह आकर तोड़ेगा और टोकरे भरकर ले जाएगा। अगर एक भी आम कम हुआ तो हमारी खैर नहीं। वह चुन चुनकर हम सबको खा जाएगा तो फिर क्या होगा? बुजुर्ग तोता घबराकर बोला, मैं कोई तरकीब करती हूं, भरोसा रखो। मगर ये तो बताओ कि एक ही आम से तुम्हारा काम चल जाएगा? सुनहरी चिड़िया ने पूछा। हाँ, बस एक ही आम चाहिए। बुजुर्ग तोते ने कहा। तो तोते ने चुपके से कहा, चाचा जान, मुझे भी एक आम चाहिए। बहुत दिनों से मैंने जादुई आम नहीं खाया है। बड़ा दिल चाहता है कि उस आम का मजा फिर चखूं। उसने ये कहकर अपनी मुलायम सी जुबान चोंच पर फेरी और लार निकली। सुनहरी चिड़िया ने उसकी खुसुर फुसुर सुन ली थी। छोटी सी गुलाबी चोंच फैलाकर हंसी और बोली, ठीक है मुन्ने मियाँ, मैं अपनी तरफ से एक आम तुम्हें दूंगी, भरोसा रखो। फिर उस चिड़िया ने दोनों मेहमान तोतों को फल खिलाए, जादुई बाग के सुनहरे कुओं से खूब ठंडा मीठा पानी पिलाया और दिन भर उन्हें बाग में उड़ाती टहलाती रही। रात में दानव आया। बाप रे, इस कदर डरावना, इस कदर ऊंचा मौड़ा ताजा। तोते का नन्हा सा दिल धक धक करने लगा। वह तो कहो, बुजुर्ग तोते ने अपने दाहिने पर से उसकी पीठ पर थपकी दी और चुपके से कहा, घबराओ नहीं, चुपचाप बैठे रहो, ये अभी सो जाएगा और बस सुबह ही उसकी आंख खुलेगी। दानव ने पूरा बाग देखा, हर पेड़ के आम गिने और बीच बाग में बने हुए चबूतरे पर लेट गया और सो गया। उसके खर्राटों की गूंज से सारा बाग गूंज रहा था। तोते को सारी रात जागते गुजरी। उसको उन खर्राटों की वजह से नींद नहीं आ रही थी। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी कि सुनहरी चिड़िया उन दोनों के पास आकर चुपके से बोली, मैं ये तरकीब करूंगी तोते भैया कि कुछ देर बाद गाना शुरू कर दूंगी। मैंने और भी चिड़ियों को साथ मिला लिया है। हम सब मिलकर एक प्यारा सा गाना गाएंगे। हमारा गाना जंगली दानव को बहुत पसंद है। वो गाना सुनने में इस कदर खो जाता है कि आम की गिनती भूल जाता है और बस यहीं पर हम फायदा उठा लेंगे। मैं 2 आम गिनती के पहले ही गायब कर दूंगी और तुम्हें दे दूंगी, मगर ये याद रखना कि आम लेकर तुम दोनों फौरन बाग से निकल जाना। तुमने जरा भी देर लगाई तो जंगली दानव को पता चल जाएगा। उन आमों की खुशबू इतनी तेज होती है कि किसी भी कोने में छुपा जाए फैलती रहती है। अगर उसे मालूम हो गया तो बस समझ लो कयामत आ जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बीबी, बुजुर्ग तोता बोला। मोती शहजादी के माँ बाप की दुआएं तुम्हें जरूर लगेंगी और तुम्हारी संतान खूब फूलेगी फलेगी। सुनहरी चिड़िया ने मधुर मीठा गीत शुरू किया। जैसे ही उसकी प्यारी सी आवाज बाग में गूंजी, सारी चिड़ियां उसके इर्द गिर्द जमा हो गईं और सबने मिलकर गाना शुरू कर दिया। एक अजीब माहौल बन गया। सुनहरा सुनहरा सूरज पेड़ों के पीछे से ऊंचा उठ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, नरम नरम रोशनी फैल रही थी। सुनहरे पेड़ सोने की तरह जगमगा रहे थे और जैसे कन कन झूम रहा था। जंगली दानव हड़बड़ाकर उठ बैठा। गाना सुनकर वो इतना खुश
और ऐसा मग्न हुआ कि आमों की गिनती करना भूल गया। सुनहरी चिड़िया ने अपनी दो साथियों को इशारा किया। वो चुपके से उड़कर गईं और जल्दी से 2 आम तोड़ लिए। दोनों तोतों ने एक एक आम अपनी चोंच से पकड़े और बिजली की तरह उड़ते हुए बाग से बाहर निकल आए। बहुत दूर तक उड़ते ही गए। जब ये लगा बहुत दूर निकल आए हैं, तब एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर दम लेने लगे। बुजुर्ग तोता बेचारा बहुत थक गया था, फिर भी बहुत खुश था। आम इतने खूबसूरत थे कि बस देखते ही बनता था। उन दोनों को इसलिए भी जल्दी थी कि ऐसा ना हो कि कुदरत ना करे शहजादी की हालत और खराब हो जाए। उड़ते ही गए, उड़ते ही गए। जब बहुत थक जाते तो जरा सी देर को रुक जाते या फिर रात में किसी पेड़ पर बैठकर थोड़ा सो लेते। ये भी डर था ना कि कोई उन आमों को गायब ना कर दे, इसलिए बड़ी तकलीफ उठाते, मगर एक पल के लिए भी आमों को अकेला न छोड़ते। वो जहां भी रहते, उन आमों की खुशबू से हवाएं महक जाती और रात में उनकी जगमगाहट दूर दूर तक दिखाई देती। एक रात वो जिस पेड़ पर बैठे थे, उसके नीचे एक मुसाफिर आकर लेट गया। वो कहीं जा रहा था। रात हो गई, इसलिए सफर न कर सका। अपने झोले से निकालकर उसने खाना खाया, बोतल से पानी पिया, फिर चादर बिछाकर लेट गया। दोनों तोते चुपचाप बैठे थे, मगर क्या करते उस खुशबू को जो आमों से निकलकर चारों तरफ फैल रही थी। नीचे लेटे मुसाफिर ने अपने आप से कहा, बड़ी अच्छी महक फैली है। जाने किस चीज की है, कोई फल है या कोई फूल है, पता नहीं लग रहा है, मगर हां, कुछ कुछ आम की ऐसी महक है। बड़ी मुसीबत हो गई मुन्ना। बुजुर्ग तोते ने अपनी चोंच तोते बेटे के पास लाकर धीरे से कहा, भगवान ही बचाएगा हमें, बस उसका ही भरोसा है। तोते मियां ने ठंडी सांस भरी और आहिस्ता आहिस्ता आमों को घने पत्तों के नीचे छुपाने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में एक आम खिसक कर नीचे जा गिरा और मजा ये हुआ, सीधा उस मुसाफिर की नाक पर जाकर गिरा। एक ऊंची चीख मारकर वो मुसाफिर उठ खड़ा हुआ। वो डर गया था। उसको लग रहा था कोई चोर उसका सामान ले जाने के चक्कर में है और उसने उसकी नाक पर घूंसा मारा है कि वो दर्द के मारे बिलबिलाकर उठे और उसके सिर के नीचे दबा हुआ थैला मुसाफिर के हाथ आ जाए। उस थैले में अच्छी खासी रकम थी और कपड़े थे। किसने मुझे घूंसा मारा है? वो मुसाफिर डरी डरी आवाज में बोला। मैं भूत हूं, मुन्ना तोता बड़ी मोटी आवाज बनाकर बोला। तुम्हें खा जाऊंगा। क्या कहा? वो मुसाफिर थर थर कांपने लगा। उसकी नजर उस आम पर गई जो उसके पास जमीन पर पड़ा सोने की तरह चमक रहा था। तुम भूत हो और ये चमकती चीज? वो थैला उठाकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ये मेरी जादू की गोली है। इधर तुमने उसको छुआ, उधर भस्म हो जाओगे। ठहरो, जाते कहाँ हो? मेरे पेड़ के नीचे तुमने ठिकाना जमाया। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। इस बार तुम्हारे कानों की बारी है। मुन्ना तोता उसी डरावनी आवाज में बोला और अपने पर फटफटाए। परों की ये फटफटाहट अंधेरे जंगल में बड़ी डरावनी मालूम हो रही थी। बस अब जो भागा वो मुसाफिर तो कुछ न पूछो, पीछे मुड़कर भी न देखा, एक पल को न रुका। भगवान जाने किधर भाग निकला। बुजुर्ग तोते ने हंसकर तोते मुन्ना को शाबाशी दी और नीचे उतरकर वो चमकता हुआ आम चोंच में दबाकर पेड़ की शाख पर ले आया। फिर दोनों जरा भी न सोए, सुबह होने का इंतजार करते रहे और जैसे ही उजाला हुआ वहां से उड़ निकले। दोपहर तक उड़ते रहे। आखिर जब थकान और भूख से बेहाल हो गए, तब एक नदी के किनारे की झाड़ियों में ऊपर पड़े, पानी पिया और आम झाड़ियों में छुपाकर खाने के लिए कुछ तलाश करने लगे। इधर वो कुछ दूर गए, उधर एक लोमड़ी घूमती घामती उधर आ निकलती। उसने झाड़ियों में ये 2 चमकदार आम जो देखे, सोचा जाने किस जानवर के अंडे हैं। लाओ इन्हें नाग राजा के बिल के मुंह पर रखाऊं और आवाज दूं, आओ मेरे राजा, खाओ मजेदार भोजन। अब मेरे पीछे ना आना, मेरे नन्हे बच्चों को न खाना। नागराजा खुश हो जाएंगे और फिर वो मेरे दोस्त बन जाएंगे। बस लोमड़ी ने दोनों आम मुंह में दबाए और दौड़ती हुई चली। जहां वो भाग रही थी, दोनों तोते उसी तरफ जाकर एक जंगली दरख्त के मजेदार रस भरे फल खा रहे थे। उन्होंने जो एक मोटी लोमड़ी को आते देखा तो डर कर उड़े और एक ऊंची शाख पर जा बैठे।
मगर ये देखकर दोनों ही घबरा गए कि उनके जादुई आम उस लोमड़ी के मुंह में दबे हैं। वो टेंट टेंट करते लोमड़ी के आसपास चक्कर लगाने लगे। बुजुर्ग तोते ने कहा, डरो नहीं, हिम्मत ना हारो। इस मक्कार चोर लोमड़ी को अपनी तेज चोंच से घायल करो, मगर होशियारी के साथ, ये तुम्हें पकड़ न सके। नहीं चाचा, मैं होशियार रहूंगा। ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी, क्योंकि इसके मुंह में तो आम दबे हैं। और अब मुन्ना तोते ने झपट झपट कर उस लोमड़ी पर हमले शुरू कर दिए। जितना तेज लोमड़ी दौड़ती, उतना तेज वह उड़ता, चोंच झुकाता और लोमड़ी के नरम खाल वाले बदन में तीर की तरह अपनी चोंच छुपा देता। यही काम बुजुर्ग तोता भी करता। दोनों मिलकर लोमड़ी को छलनी के दे रहे थे। उसके शरीर से खून बहने लगा था और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आखिर वह बर्दाश्त न कर सकी और चीखती चिल्लाती जमीन पर लौटने लगी। इधर वह चिल्लाई, उधर उसके मुंह से दोनों आम जमीन पर गिरे और लुढ़कते इधर उधर रुक गए। तोतों ने जरा भी देर न लगाई। दोनों आमों को दोनों ने अपनी अपनी चोंचों में दबाया और ऊंचे होकर उड़ने लगे। अब वह 1 मिनट के लिए भी कहीं रुकना नहीं चाह रहे थे, मगर क्या करते कि रात होने वाली थी। आखिर एक जगह उनको ठहरना ही पड़ा। ये कोई छोटा सा गांव था। जगह जगह दिए जल रहे थे। वह दोनों बड़ी खामोशी के साथ एक झोपड़ी की छत में जा छुपे। दोनों आम फूस के अंदर दबा दिए थे कि उनकी चमक दिखाई न दे, वरना जो भी देखता वह आम उठा ले जाने की फिक्र में परेशान होने लगता। भगवान भगवान करके सुबह हुई और ये देखकर दोनों तोते खुशी के मारे टेंट करने लगे कि ये गांव राजधानी का करीबी गांव था। पंडित जी के घर की मंदिर के ऊंचे शिखर दिखाई दे रहे थे। मुन्ना तोता जोर जोर से पंजे बजाने लगा। हम लोग अपनी गुलनार शहजादी के पास पहुंच गए। दोनों खुशी के मारे बोलते गाते पंडित जी के घर की तरफ उड़ने लगे। जो भी उन्हें चोंच में आम दबाए देखता, हैरान होकर दूसरे को दिखाने लगता। अरे वो देखो, पंडित जी का तोता जादुई आम ले आया। बादशाह सलामत को भी खबर मिल गई। मारे खुशी के वो अपनी हीरे मोती जड़ी जूतियां छोड़कर महल के बाहर निकल आए। पूरा शहर जमा हो गया। सभी खुशियां मनाने लगे। शहजादी की हालत बहुत खराब थी। बस यह समझो, सांस चल रही थी। पूरा बदन बेजान हो चुका था। गुलनार शहजादी एकदम सफेद कागज हो गई थी। बादशाह सलामत मुन्ना तोते से निराश हो चुके थे। अक्सर कहा करते, अरे जब आदमी का भरोसा नहीं तो पंछी का क्या भरोसा। अब मेरी बेटी जिंदा नहीं रहेगी। यह कहकर बादशाह सलामत रोने लगते। वह रोते तो रानी भी रोती, रानी रोती तो सारी प्रजा रो पड़ती। पूरा शहर शोक में डूब जाता। मगर उस वक्त तोते के आने की खबर सुनकर बादशाह सलामत खुशी से फूले न समाये। और जैसे ही उन्होंने पंडित जी को दोनों तोतों को कंधे पर बिठाए, हाथ में जादुई आम लाते देखा, नंगे पांव दौड़ दौड़े और पंडित जी को मियाँ दोनों तोतों के गले से लगा लिया। अब वह खुशी के आंसू बहा रहे थे। पंडित जी, आपका और आपके प्यारे तोतों का किस तरह शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया मेरा नहीं बादशाह सलामत, भगवान का अदा कीजिए। उसकी कृपा ने यह चमत्कार कर दिखाया है, वरना मुट्ठी भर परों का पंछी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर पाता। बस अब आप देर ना कीजिए। एक एक पल भारी है। फौरन महल में जाइए और शहजादी को आम खिलाइए। खिलाइए भी और सुंघाइए भी। मुन्ना तोता बोला। सुंघाते ही शहजादी को फौरन होश आ जाएगा और जैसे ही होश आए उन्हें आम की एक फांक खिला दी जाए। थोड़ी ताकत आ जाए तो दूसरी फांक, और बस इधर आम उनके पेट में गया, उधर वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। सब भाग भाग अंदर आए। शाही वैद्य शहजादी की नब्ज थामे बैठे थे और बड़ी निराशा के साथ उसका मुरझाया हुआ चेहरा देख रहे थे। पंडित जी ने जल्दी से बढ़कर जादुई आम को शहजादी की नाक से लगा दिया। सारे लोग दम साधे खड़े थे। शहजादी की नाक में आम की खुशबू जो गई, उसने एक लंबी सांस ली और जोर की सांस खींची। एक सांस, फिर दूसरी सांस, फिर तीसरी और चौथी सांस के साथ उसने आंखें खोल दी। जैसे ही शहजादी ने आंखें खोली, पंडित जी ने चाकू से आम की एक फांक काटी और शहजादी के होठों से लगा दी। शहजादी ने अपने मुरझाए होठ खोले और आम की फांक मुंह के अंदर ले ली। 2 फांक खाई होंगी कि रंग बदलने लगा।
सफेद चेहरा लाल हो गया, जैसे गुलाब का ताजा खिला हुआ फूल या खूबसूरत तराशा हुआ जगमगाता मोती। मुरझाए हुए होठ गुलाब की पंखुड़ी बन गए, आंखों में चमक आ गई, और उसने अपनी कोमल आवाज में पुकारा, अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर। हर तरफ मुबारक सलामत का शोर मच गया। नजरें उतारी जाने लगीं। महल के फाटक पर खामोश पड़ी नौबत बजने लगी। शहजादी को जब मालूम हुआ कि उसकी जान पंडित जी के तोते ने बचाई है, तो वह तोते को प्यार करके कहने लगी, मेरे प्यारे, मेरे अच्छे तोते, मेरे पास रह जाओ। मैं तुम्हें सोने के पिंजरे में रखूंगी, अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊंगी, गुलाब मिला दूध पिलाऊंगी। नहीं शहजादी, मुन्ना तोते ने धीरे से कहा, आजादी की शर्त पर ही मैं अपनी जान खतरे में डालकर आपके लिए जादुई आम लाया हूं। कैद में मैं नहीं रहूंगा, मगर हां, ये वादा करता हूं कि जब भी मैं पंडित जी के पास आऊंगा, आपसे मिलने जरूर आया करूंगा। अब मेरी एक जिम्मेदारी ये भी हो गई है शहजादी, कि मैं अपने बुजुर्ग चाचा जान की देखभाल और सेवा करूं। अगर उन्होंने मेरा साथ न दिया होता, कदम कदम पर मेरी हिम्मत न बढ़ाई होती, तो मैं अकेला शायद जादुई आम न ला पाता। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कुछ देर में अपनी सावित्री जी के साथ रहूंगा, उनके हाथ की पकी रोटी और हरी मिर्च खाऊंगा, फिर चाचा जान के साथ खुली हवाओं में निकल जाऊंगा। मजबूरन शहजादी गुलनार ने उसको और बुजुर्ग तोते को खुदा हाफिज कहा और खिड़की से उनको जाते देखती रही। सावित्री जी भी बहुत खुश थीं। उन्होंने दोनों तोतों को घी लगी रोटी और हरी मिर्च खिलाई, ठंडा पानी पिलाया, फिर उन्हें अलविदा कहा। मुन्ना तोते ने उनका उदास चेहरा देखकर कहा, आप जरा भी परेशान ना हो मां, मैं रोज शाम को आ जाऊंगा और आपके साथ रहूंगा। सुबह को जब आपके हाथ की रोटी खा लूंगा, तब भी जाया करूंगा। बुजुर्ग तोते ने कहा, मैं भी आऊंगा, मुझे भी आप लोगों से बड़ी मोहब्बत महसूस हो रही है। वो दोनों तोते रोज पंडित जी के यहां आते थे, रात को रहते थे, सुबह खा पीकर चले जाते थे, आजाद हवा में उड़ते, घूमते, गाते बजाते। मगर हां, मुन्ना तोता एक बार शहजादी गुलनार से मिलने जरूर जाता था। शहजादी गुलनार की जब शादी हुई, तो उन दोनों तोतों ने खूब खुशियां मनाई। अपने बादशाह अब्बा के बाद शहजादी गुलनार ही उसके सिंहासन की वारिस हुई, और रानी गुलनार बनकर उसने बरसों राज किया, और वो अपनी प्रजा के लिए एक बेहद अच्छी और नेक रानी साबित हुई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।